नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा, साथ ही साथ कौन सी अहम खबरें थी जहां पर कि आज बाजार की नजर थी, ये सब हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक एक्शन आपको दिखा देते हैं। बाजार में आज दूसरे दिन भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है और हरे निशान में ही क्लोजिंग देखी गई। निफ्टी में करीब 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती, सेंसेक्स करीब 1200 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ सेंसेक्स ने भी क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी में भी करीब 650 अंकों का उछाल देखा गया है। तो अच्छी क्लोजिंग थी आज के दिन भी। और क्या था मार्केट का एक्शन, कौन से सेक्टर्स थे जहां पर की कमजोरी थी और आज इस मजबूत बाजार में भी कहां पर एक्शन देखने को मिला, ये सब समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो देखिए लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में तेजी जो है बिल्कुल हम देख रहे हैं। आज भी हर सेक्टर, हर पॉकेट और इंडेक्सेस में बढ़त के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। आज दिन की शुरुआत से ही बाजार ने जो जोश पकड़ा, बिल्कुल उसी तेजी के साथ बाजार में पूरे दिन रफ्तार के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी में अगर देखें, एशियन पेंट्स, रिलायंस जैसे काउंटर्स रहे जो कि अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड्स दिखा रहे थे। इसी के साथ कुछ और काउंटर्स जैसे कि M&M फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। कुछ तमाम काउंटर्स जो इस तेजी में गिरावट का रुझान दिखा रहे थे उनको भी देख लीजिए। श्री सीमेंट, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स थे जिनमें बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। ONGC, NTPC भी इसी सूची में शामिल रहे जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली के ट्रेड्स देखने को मिले। अब सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझने की कोशिश करें, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला था। सिर्फ और सिर्फ एक मेटल स्पेस को छोड़ दीजिएगा, वहां पर एक कमजोरी का दबाव या कह सकते हैं हल्की फुल्की कमजोरी देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा निफ्टी, FMCG स्पेस, IT, ऑटो, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, हर तरफ अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग मूव, स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम शुगर कंपनियों में भी यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स दिखे, चाहे वो द्वारिकेश शुगर हो, आंध्र शुगर, डालमिया भारत, DCM श्रीराम अच्छी बढ़त के साथ ही क्लोज ट्रेड्स होते हुए दिखे। द्वारिकेश शुगर करीब 17% तक की बढ़त के साथ आज के सत्र में ट्रेड दिखा और अच्छी बढ़त के साथ ही क्लोज भी इन्हीं लेवल्स पर। डालमिया भारत शुगर में 6% की बढ़त, श्री रेणुका और साथ ही आंध्र शुगर भी अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज दिखा रहे थे। होटल स्पेस जैसे जैसे अनलॉक थीम आगे बढ़ती हुई दिख रही है, रेस्ट्रिक्शंस कम होते हुए इसका सीधा असर है जो कि होटल सेक्टर पर देखने को मिला। इंडियन होटल्स, EIH, महिंद्रा हॉलीडेज टू नेम अ फ्यू, यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। और ब्रूइंग कंपनीज जैसे कि GM ब्रूवरीज, UBL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच GM ब्रूवरीज करीब 3% की बढ़त, UBL और साथ ही USL में भी 3.5 से 4% की तेजी देखने को मिली। तो क्लियरली एक अच्छी शुरुआत और उसके साथ अच्छी मजबूत क्लोजिंग आज के सत्र में। इंडेक्स को अगर आप देखेंगे 33,815 के लेवल पर, बैंक निफ्टी 657 अंकों की तेजी, सेंसेक्स में 1223 अंकों की तेजी के साथ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, 54,647 के स्तर और 330 अंकों की बढ़त पर निफ्टी ने भी आज ही के आज 16,400 तक के स्तर भी देखे और क्लोजिंग 16,345 पर दिखाई। तो काफी मजबूती भरा एक्शन आज दिन भर बाजार में दिखा। ऑलराइट, तो आज मजबूती भरा एक्शन था और लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। और जो सपोर्ट मिला वो आज रिलायंस जैसे काउंटर में आज अच्छा रुझान देखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों का रुख कर लेते हैं। आज एक और अपडेट आया बाजार में। एक तो गिरावट हम देख रहे थे कुछ समय से, लेकिन उसके बावजूद रिटेल निवेशकों का भरोसा कायम था और फरवरी SIP निवेश में बेहद काफी मामूली कमी देखने को मिली है। पूरी डिटेल्स जान लेते हैं। जयेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। जयेश बताइए। एमफी के डेटा के मुताबिक हमने थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है टोटल इनफ्लो नंबर में, जो लगभग 31,500 करोड़ के आसपास आया है। पर अगर मैं इक्विटी इनफ्लो नंबर की बात करूं तो लगभग 19,700 करोड़ के आसपास इनफ्लो देखने को मिला है। पिछले महीने के कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा नंबर है। और आप अगर इक्विटी स्कीम्स की बात करें जो वेरियस कैटेगरीज़ है, उसमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो इनफ्लो है वो 6 मंथ हाई पर आ चुका है और लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का जो इनफ्लो है वो हाईएस्ट है अप्रैल 2020 से लेकर। और अगर टोटल AUM पिक्चर की बात करें तो हल्की सी गिरावट देखने को मिली है इसमें भी, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं पिछले महीने में
और इक्विटी AUM जो है उसमें 2% की गिरावट देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ बेसिस में। और आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ी गिरावट है अप्रैल 2020 से लेकर। पर SIP कंट्रीब्यूशन जो है, जो रिटेल पार्टिसिपेशन दिखाता है, उसमें भी लगभग 75 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। पर 6 महीने से लेकर हमने देखा है कि ये SIP कंट्रीब्यूशन जो है 10,000 करोड़ के ऊपर आ रहा है हर महीने। तो SIP में मामूली गिरावट देखने को मिली है और ओवरऑल जो ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है वो भी काफी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं M&M की, और M&M का मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान पर क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं, इस पर एक एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर अब उत्कर्ष चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, बताइए। देखिए, गाड़ियों के लॉन्चेज और EVs के लॉन्चेज के प्लान तो इस समय हर गाड़ी बता रही है, चाहे महिंद्रा हो, हुंडई हो, किया हो, टाटा हो, मारुति भी बात कर रही है। लेकिन डिटेल्स अभी तक ये जो पत्ते हैं वो किसी ने अभी तक नहीं खोले हैं, वो बड़े अभी तक छुपे हुए हैं। उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें निकल के आई है और हमारे सूत्रों से, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि M&M की EV स्ट्रैटेजी क्या है। M&M की EV स्ट्रैटेजी सबसे पहले आप समझ लीजिए SUVs की स्ट्रैटेजी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इससे पहले वेरिटो लॉन्च करी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट आगे आने वाले समय में आप महिंद्रा को कोई हैचबैक में या सेडान में आते हुए नहीं देखेंगे। या तो क्वार्टर साइकिल आ सकती है जो एक अलग सेगमेंट है, या SUVs पे फोकस रहेगा महिंद्रा का। अब सवाल है पहली गाड़ी कब आएगी। पहली गाड़ी आने वाली है सितंबर में। गाड़ी होगी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV। ये आपकी टक्कर लेगी टाटा नेक्सॉन से, और उसके बाद ये जो बनी है ये S201 के प्लेटफॉर्म बनी है। इसका कोड शायद S210 है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो ये कॉम्पैक्ट SUV होगी और नेक्सॉन से कम्पीट करेगी। ये काफ़ी समय से वर्क में थी। अगले साल जो गाड़ी आएगी वो आएगी कंप्लीट SUV, माना कि 5 सीटर SUV होगी, फुल SUV होगी। और इस रेंज में जिस प्राइसिंग की महिंद्रा जिसको एम कर रहा है, वहाँ पे आपको एक फुल साइज SUV अभी नहीं मिल रही है। अगर आपको फुल साइज इलेक्ट्रिक SUV चाहिए, आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, जर्मन कार मेकर्स के पास शायद जाना पड़े या जैगवार के पास जाना पड़े उस तरीके के फीचर्स को लेने के लिए, उस तरीके की SUV लेने के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल रहेगा, अगले साल आने वाला है। और 2024 जो है वो अंत में एक बहुत बड़ा साल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आएंगी आपकी ग्राउंड आप स्केट बोर्ड प्लेटफॉर्म की पहली कॉम्पैक्ट SUV। क्यों स्केट बोर्ड प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, उसमें आपका स्केल बढ़ जाएगा। और जिस तरीके से SUV जिस तरीके से ये EVs चलती आ रही हैं अभी तक 2024 के बाद, चाहे वो महिंद्रा हो, टाटा हो, सब में आप एक नया बदलाव देखेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। और साथ में क्वार्टर साइकिल जो बन रहा है एटम, उस पर भी काम चालू है। शुरुआत की 3 से 4 गाड़ियाँ ये रहेंगी। आगे की डिटेल्स हमें जैसे जैसे मिलती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन पहली गाड़ी को लेकर महिंद्रा का टारगेट है 20,000 गाड़ियाँ पर साल, मतलब कि करीब 2,000 का नंबर वो देख रहे हैं अभी। तो महिंद्रा की 2024 तक 4 बड़े लॉन्च होने की तैयारी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट का भी एक बार रुख कर लेते हैं। निकेल में आई बेतहाशा तेजी के बाद अब LME पर निकेल ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कारण था इसके पीछे ट्रेडिंग को सस्पेंड करने का और इसका असर क्या होगा, पूरी डिटेल समझ लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी रिसर्च के साथ। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि निकेल में तेजी क्यों आई। जो बेतहाशा तेजी हमने शुक्रवार के बाद से सोमवार को और फिर मंगलवार को देखा, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी तेजी थी कि LME पर जो स्टॉक थे वो साल की शुरुआत से ही लगातार इन्वेंट्री कम हो रहे थे। और उसके बाद जब 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ तो ग्लोबल सप्लाई की चिंता यहाँ पर हावी हो गई और लगातार फिर वहाँ से हम तेजी देखने को मिली। और 24 फरवरी से कल यानी मंगलवार तक निकेल में 300% से ज़्यादा की तेजी आ गई। इसके बाद कल निकेल में निकेल LME पर निकेल का भाव 1 लाख के भी ऊपर चला गया। उसके बाद LME ने फैसला लिया कि इसे ट्रेडिंग को सस्पेंड किया जाए। उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि रूस की जो कंपनी है वो निकेल की सप्लाई वहाँ से कम होने की संभावना है, क्योंकि
नोरिलिस जो ये कंपनी है रूस की, ये डिलीवरी के लिए एलएमई के फिजिकल डिलीवरी के लिए सबसे बड़ा सप्लायर है। और जब रूस पर पाबंदी लग रही थी तो ऐसा माना जा रहा था कि एक फिजिकल डिलीवरी यहाँ पर कम हो जाएगी, उसका फायदा यहाँ पर निकल की कीमतों को मिला। उस वजह से निकल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली। और शुक्रवार को फिजिकल डिलीवरी के लिए जो स्टॉक थे एलएमई पे वो घट के 36,654 टन तक चले गए। और इस पूरे ही फिजिकल जो इन्वेंट्री थी उसमें से आधा सिर्फ एक एंटिटी के पास थी। यही वजह थी कि निकल में लगातार तेजी दिखी। अब बात यह है कि अब इसमें इस ट्रेडिंग को सस्पेंड क्यों किया गया? तो सस्पेंड ये किया गया क्योंकि 300% की तेजी जब हम पिछले 12 दिनों में देखें तो बहुत सारे शॉर्ट पोजीशन वाले ना वहां पे फंस गए, ट्रैप हो गए। उसमें चीन की एक बड़ी कंपनी जो निकल का बड़ा प्रोड्यूसर भी है और स्टेनलेस स्टील का भी दुनिया का जाना माना प्रोड्यूसर है, वो यहाँ पर फंस गया और शॉर्ट ट्रैप होने से वो फिजिकल डिलीवरी नहीं दे पा रहा था। इस वजह से निकल के ट्रेड को यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि निकल में इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिला है। शुक्रवार को पिछले हफ्ते हमने $30,000 निकल का प्राइस देखा, उसके बाद ये 50,000 के ऊपर चला गया। सोमवार को मंगलवार को हमने एलएमई पे निकल का भाव 1 लाख के ऊपर भी जाते हुए देखा। इससे पहले 2005 से 7 के बीच का हम अगर हिस्ट्री बताएं तो अक्टूबर 2005 में निकल का भाव $10,000 था एलएमई पे। वहीं 1.5 साल बाद अप्रैल 2007 में ये बढ़कर $51,000 के भी ऊपर चला गया। वहीं दिसंबर 2008 में वापस से गिरकर ये मंदी के दौरान, ग्लोबल मंदी के दौरान 8,000 के आसपास भी फिसल कर आ गया। तो इस तरह का वॉलेटाइल काउंटर है और इस वजह से एक्सपर्ट जितने भी है यही सलाह दे रहे हैं कि ऐसे काउंटर से दूर रहने की सलाह है। और जिस तरह के मौजूदा माहौल बन रहे थे यही वजह थी कि एलएमई ने ट्रेडिंग को सस्पेंड करने का फैसला किया। ओके, तो बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए निकेल में जिस तरह से एक बड़ा उछाल आया उसके बाद ये निर्णय लिया गया एलएमई की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहिनी सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये भी हम आपको बता देते हैं। आगे के आउटलुक पर हमने कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंकज टिब्रेवाल से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं उनका क्या कहना है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक मिथ को आप एक डिफाई करें, क्योंकि बाजार में ये व्यू है और शायद बहुत हद तक शॉर्ट टर्म में ये अप्लाई भी होता है कि क्रूड ऑयल प्राइस इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि 1-2% डिपेंड करता है कि कब तक एलिवेटेड रहता है, इंडिया के ग्रोथ को शेव ऑफ कर देगी, मैक्रोस पे जो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट है उस पर प्रेशर डालेगी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट से प्रेशर डालेगा हाई क्रूड ऑयल प्राइस। लेकिन आपने कुछ डेटा इस तरह का रीड किया है जो इस पॉपुलर कंसेंसस को बीट करता है। चलिए आज वहां से बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार अजय भाई एंड आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आपने सही बोला। अगर अपने देश को देखें तो मोर देन 50% हम अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं और जब भी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आती है तो इसका कहीं ना कहीं असर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर अभी हम देखें तो 2013 के कंपेयर हम काफी अच्छे विकेट पर है, लेकिन कहीं ना कहीं $100 के ऊपर वाला क्रूड हमारे आर्थिक स्थिति को हर्ट करेगा। और ये सिंपल मैथ्स है कि हम करीबन अगर $1 बढ़त होती है तेल के कीमतों में तो वो हमारे देश में करीबन $1.5 बिलियन का असर छोड़ता है। और अगर हम टोटल देखें कि अगर ये $100-120 के आसपास रहेगा तो इस साल, आने वाले साल में हमारा अनुमान है कि $60 से $80 बिलियन के बीच में ये कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट बिल को इन्फ्लेट करेगा। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स देखें तो ये जो $70 से $80 बिलियन हमारे यहाँ प्रॉब्लम आएगी या इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उसे तीनों पार्ट ऑफ मार्केट को एब्जॉर्ब करना होगा। पहला है गवर्नमेंट, जो कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी कम करके वहां हिट लेंगी टैक्सेस में। सेकेंड है आप और हम या नॉर्मल रिटेल कंज्यूमर, जहां पर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे पेट्रोल पंप पर तो हमें एक्स्ट्रा पैसा शेल आउट करना होगा। और कहीं ना कहीं कंज्यूमर गुड्स के दाम भी बढ़ेंगे बिकॉज हर चीज जो डेरिवेटिव ऑफ क्रूड के निर्यात है वहां पर भी हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तीसरा है कॉर्पोरेट जगत की बात करें
तो वहां भी कहीं ना कहीं जो कंपनियां क्रूड को अपना रॉ मटेरियल या उनके डेरिवेटिव्स को अपना रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है, उनके दाम भी बढ़ेंगे और हो सकता है वो सारा कॉस्ट इंक्रीज अपने कंज्यूमर को ना पास कर पाए, तो उनके मार्जिन में भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक रियल रिस्क है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें अगर एलिवेटेड लेवल्स पर रहती है आने वाले टाइम पर, तो ये हमारे आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। और इसके अलावा अगर हम बाकी चीजों भी देखें एनर्जी में, चाहे कोयला देखें, $350-400 हो रहा है, वो एक बहुत गंभीर सिचुएशन है जहां पर सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट जो भी हमारे कोयला इंपोर्ट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं मार्जिन में हिट आएंगे। सेकंड, अगर हम देखें एडिबल ऑयल, क्योंकि यूक्रेन और रशिया एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे एडिबल ऑयल के, वहां भी हमें हिट आएगा। पाम ऑयल के प्राइसेस काफी ऊपर है, सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस काफी ऊपर है। तो ये जो पूरी महंगाई है, ये कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल ग्रोथ को पेपर डाउन करेगी। तो ये देखने का है ये कितने दिन ऊपर रहता है, बट अगर ये $100 के ऊपर काफी टाइम रहेगा तो हमारे आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं इस पर दबाव आएगा। पंकज, मैं जो बात पे तवज्जो दे रहा था वो ये थी कि लास्ट 20 सालों में कितनी बार क्रूड ऑयल बहुत शार्प स्पाइक दिखाया है, और ऑफ कोर्स ये सारे कंसर्न्स वापस टेबल पे आके बाजार को परेशान भी किए हैं। लेकिन अगर हम उसके बाद एक हफ्ते, 6 महीने, एक साल के बाद का निफ्टी रिटर्न देखें तो बल्क ऑफ द टाइम पॉजिटिव रिटर्न्स ही आए। तो ये वरीज जो हैं शॉर्ट टर्म में एक्चुअली सुलझ जाती हैं। आपकी क्या राय है? एकदम अजय भाई, आप अगर देखें तो ये नियर टर्म कंसर्न्स है। अगर कोई भी निवेशक अगर नेक्स्ट 3-5 साल की होराइजन को लेके चले, तो ये एक डायरेक्शन, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रहा है। और हमने देखा पहले भी 2013, 2018 में भी, अगर आपको याद हो, तो हम ऑलमोस्ट $90 तेल की कीमतों की तरफ पहुंच गए थे। बट अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म लेंस रखें तो ये तेल की कीमतें अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है।